Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. All right. कल मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था शब्द और पद। ठीक है, तो मैं थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये टॉपिक आप लोग को कितना क्लियर हुआ है। शब्द क्या होता है? धीर, कैन यू आंसर मी? Ma'am, शब्द. Ma'am, I don't know. You don't know. I know what is pad. आकर्ष, शब्द क्या होते हैं? Ma'am, words. डेफिनेशन? I don't remember, ma'am. यहाँ पे किसी को भी नहीं मालूम है कि शब्द क्या होते हैं? वो लघुत्तम इकाई सार्थक इकाई कुछ मतलब होता है। मैम वर्णों का समूह जो वाक्य में एक सार्थक समूह। से कोरस में आंसर देने कुछ नहीं आएगा। मैम वर्णों का समूह जो वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्णों का वर्णों अर्थक का समूह, समूह जो वर्णों का वाक्य में प्रयोग सार्थक नहीं- समूह, वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है। इसका प्रयोग वाक्य में होता है। वाक्य अच्छा। में नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे अलकमल मैं इसको सही करना चाहूंगी। वर्णों का वह सार्थक समूह जो स्वतंत्र होता है उसको शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग नहीं होता ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, वरना वाक्य का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो शब्द क्या है? शब्द वर्णों का वह सार्थक समूह है जो स्वतंत्र होता है। पद क्या होता है? जो शब्द मैम जो Please raise your hand. Please raise your hand. In chorus is quite difficult to understand. Yes, आफरीन, पद क्या होता है? आफरीन, नित्याश्री, वर्णों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोग को शब्द और पद का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ। शब्द क्या होते हैं? शब्द भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जो वर्णों का सार्थक समूह होता है और स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि वह व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ नहीं होता है। पद क्या होता है? वो व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। नहीं बंधा होता है शब्द। मैम हाँ, पद होता है ना। पद जो होता है वो व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। वही तो बोला। हाँ, और पद कब शब्द पद हो जाता है? जब वो वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है, जब तक वो स्वतंत्र था, अकेला था, उसका एक केवल अर्थ है, तब तक वो शब्द है। और जब वो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो गया, व्याकरण के नियमों से बंध गया, तो वही शब्द पद बन जाता है। ठीक है, शब्द और पद में क्या अंतर होता है? गुड मॉर्निंग मैम। ये सभी राज, यू नो शब्द और पद में मैम क्या? मैंने बोला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am.
गुड मॉर्निंग। क्या शब्द और पद में अंतर आप लोग बता सकते हैं? पद नहीं मैम, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। शब्द वर्णों के सार्थक समूह होता है और पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, शब्द और पद में अंतर क्या होता है। ये 1 मार्क के लिए आपके एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। इसके बाद शब्द भेद कल मैंने बताए थे। शब्द भेद मैंने आपको कई प्रकार से बताए थे। हाँ, यस, तो शब्द भेद नाम क्या आपका क्वेश्चन है बच्चे? आप पूछो। कुछ भी नहीं, मैं आंसर बता रहा था। अच्छा। तो कल शब्द भेद मैंने आपको कई प्रकार से बताए थे। पहला बताया था इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशज शब्द। इतिहास के आधार या इसको स्रोत के आधार पर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहला जो आपको क्लासिफिकेशन दिया था शब्द भेद का, वो इतिहास के आधार पर दिया था। दूसरा जो मैंने विभाजित किया था वो किस आधार पर किया था? अर्थ, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कि अर्थ के आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या बताया था? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। ठीक है, चलिए अभी मैं आपके साथ फिर पीपीटी शेयर कर रही हूँ। हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द भेद एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ। शब्द भेद मैंने पहला बताया था इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों में विभाजित किया गया है। रचना के आधार पर शब्दों को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में विभाजित किया गया है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनका विभाजन नहीं हो सकता है। अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो हमें केवल वर्ण मिलते हैं। यौगिक शब्द जो उपसर्ग या प्रत्यय के माध्यम से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द जब 2 शब्द मिलकर एक विशेष अर्थ देते हैं तो उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, 4 प्रकार इसके होते हैं। पर्यायवाची जब एक ही शब्द कई अलग अलग शब्द होते हैं परंतु उसका एक ही अर्थ होता है तो उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। विलोम शब्द जब एक शब्द उसका विपरीतार्थक अर्थ देता है, मतलब अपोजिट अर्थ देता है, तो उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द जब किसी शब्द का केवल एक अर्थ हो, नाम से ही पता चल रहा है एकार्थी, एक ही अर्थ है, तो वहां पे वो एकार्थी शब्द होता है। अनेकार्थी शब्द जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक मतलब कई, बहुत सारे, तो अनेकार्थी जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। प्रयोग के आधार पर जब साधारण बोलचाल की भाषा में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सामान्य शब्द होते हैं। जब हम तकनीकी भाषा जैसे सेना, मेडिकल, विज्ञान, कंप्यूटर, इन सब की भाषा में कोई एक टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसको तकनीकी शब्द कहा जाता है। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पद भेद से। कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि शब्द क्या है, पद क्या है, शब्द और पद में अंतर क्या है, इसके बाद शब्द भेद क्या होते हैं। यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पद भेद। पद भेद देखिए, हिंदी भाषा में 5 प्रकार के पद भेद माने गए हैं। इसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय।
अब आप लोग सोच रहे हैं पद भेद कौन सी चीज है। आप लोगों ने आई थिंक ग्रेड 6 to 8 तक सभी विकारी और अविकारी शब्द पढ़े हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। इन्हीं अविकारी को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, अव्यय। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ के आए। मैं केवल एक बार इसको आप लोग को मतलब क्विक रिकैप में बताती हूँ। संज्ञा पदभेद क्या होता है? यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा आएगी। वह शब्द जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा शब्द या संज्ञा पद भेद कहते हैं। इनके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आप लोग को याद आया? आप सबने संज्ञा पढ़ा है? हाँ हाँ मैम। मैम। ग्रेड तक आप लोग संज्ञा पढ़ के आए हैं? जो संज्ञा की परिभाषा है, जो संज्ञा के भेद है, वही संज्ञा पद भेद है। सिर्फ यहाँ पे नाम बदल गया है, चीज वही है। ठीक है, तो संज्ञा पद भेद क्या होते हैं? जो शब्द किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराते हैं। किसी का नाम, ठीक है, किसी नगर का नाम, किसी खास वस्तु का नाम, वो सब क्या हो गया? संज्ञा पद भेद। इसी तरीके से सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के आपने मुख्य रूप से 6 भेद पढ़े हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, फिर होता है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अतिरिक्त अनिश्चयवाचक होता है और निश्चयवाचक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ये सारे के सारे भेद सर्वनाम पदबंध में, पदभेद में आते हैं। इसी तरीके से हम आते हैं विशेषण पे। विशेषण क्या होते हैं? वे संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। क्या कोई मुझे बताएगा विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है? हाँ, हाँ मैम, विशेषण विशेषण जो मतलब एडजेक्टिव वर्ड होता है और विशेष विशिष्ट जिसको object। डिस्क्राइब कर रहा है, विशेष जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। सर्वनाम की विशेषता बताएं। नहीं मैम, जो सर्वनाम मैम संज्ञा की जो विशेषता संज्ञा की बताता जो है वो विशेषता विशेषण है, वो शब्द जिसकी और विशेष विशेषता जो बताई जाती संज्ञा है है, विशेष्य कहते हैं। विशेष्य संज्ञा है। विशेष संज्ञा है और विशेषण जो उसके विशेषता बता रहा है। वेरी शब्द गुड। चलिए, आप लोग को यहाँ कुछ कुछ याद है। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण पदभेद क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता को बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के भी भेद होते हैं, आपने पढ़े हुए हैं। विशेषण के भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में जहाँ पे उस किसी के रंग, किसी की पॉजिटिव नेगेटिव गुणों को हम बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसके बाद परिमाणवाचक, जहाँ पे हम क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पे हम सर्वनाम शब्दों को विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये विशेषण के भेद होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आते हैं क्रिया पे। क्रिया क्या होता है? वे शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया आप लोगों ने पढ़ा है। क्रिया के आप लोगों ने मुख्य रूप से 2 भेद पढ़े हैं, अकर्मक और सकर्मक। जहाँ पे कर्म बताया जाता है वहां पे सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पे कर्म नहीं बताया जाता वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। अब आते हैं अव्यय पे। अव्यय, अव्यय मैंने आपको बताया, इसका एक दूसरा नाम क्या होता है? अविकारी शब्द भी होता है। अव्यय वह शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से 5 प्रकार के अव्यय जो हैं वो माने गए हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द जो
क्रिया शब्दों की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और निपात। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्रिया विशेषण बताया कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया शब्दों की विशेषता को बताते हैं। संबंध बोधक जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उसको हम संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक जब दो वाक्यों, पदबंधों या वाक्यांशों को जोड़ा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। अथर्व त्रिपाठी, ठीक है। इसमें समुच्चय बोधक में दो प्रकार के आपने ग्रेड 7 में पढ़े थे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। उतना डीप में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं केवल आपको पदभेद से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। फिर आता है विस्मयादि बोधक, जहां कहीं भी हर्ष, आश्चर्य, क्रोध इन सब भावों को प्रकट किया जाता है, वहां पे विस्मयादि बोधक आता है। निपात क्या होता है? जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, उसको हम निपात कहते हैं। निपात देखिए, जैसे निपात होता है, मैं एक उदाहरण लेती हूँ। ही, तो मैं एक बात कहूँ, मोहन बाजार जा रहा है, और इसी शब्द को, इसी वाक्य को मैं निपात का प्रयोग करते हुए बोलूं कि मोहन ही बाजार जा रहा है, तो मोहन बाजार जा रहा है और मोहन ही बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने मोहन शब्द पे बल दिया है, निपात ही का प्रयोग किया है, तो इसको क्या बोला जाएगा? यहाँ पे निपात के प्रयोग के कारण मोहन शब्द पे बल का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया? निपात हो गया। तो पदभेद जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। 5वां पदभेद जो है वो अव्यय है। अव्यय के भी 5 भेद होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है? तो निपात क्या होता है? अभी मैंने बताया ना कि जब किसी शब्द या किसी वाक्य पे हमको बल देना होता है, पर्टिकुलर उस चीज को हमको डिफाइन करना होता है, तो वहां पे हम निपात का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण मैंने लिया ही, एक सेंटेंस मैंने बोला मोहन बाजार जा रहा है, तो केवल एक सिंपल बात है कि मोहन बाजार जा रहा है, लेकिन इसी को मैं निपात का प्रयोग करते हुए बोलूं कि मोहन ही बाजार जा रहा है, तो मोहन, पर्टिकुलर मोहन जो है वही बाजार जा रहा है, इस बात पे बल दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे निपात ही का प्रयोग हुआ है। मैं एक उदाहरण आपको और देती हूँ। तो निपात का मैं प्रयोग करते हुए आपको बताती हूँ। श्याम तो गया ही है, ठीक है, तो यहाँ पे श्याम शब्द पे बल दिया जा रहा है तो निपात के माध्यम से। तो निपात का प्रयोग बहुत सिंपल होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब हमको किसी बात पे बल देना होता है, किसी पर्टिकुलर चीज को बताना होता है, तो वहां पे हम निपात का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये पदभेद क्लियर होंगे। मैम, हाँ, हमको 5 पदभेद और अव्यय के भी पद, वो याद करने हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी भाषा में पदभेद केवल 5 होते हैं। 5 में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि अव्यय में 5 प्रकार और होते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है। आप शब्दों को देखकर आप बड़े आराम से पहचान सकते हो कि वो क्रिया विशेषण है, कि समुच्चय बोधक है, कि विस्मयादि बोधक है, कि संबंध बोधक है, कि निपात है। इतना इंफॉर्मेशन तो आपके पास सही है, इसको आपको लिखना तो है नहीं, इसका आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे आप वाक्य को देखकर पहचान सको कि उसमें क्या पदभेद है, क्या पदबंध है, क्या शब्द है और क्या पद है। ठीक है मैम, बस वही था। तो हाँ, इतना ये तो आप लोग पढ़ के आए हैं, मैंने केवल उसको एक आपको केवल समरी दिया, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और सारे अव्यय ग्रेड 6 to 8 तक हम लोग हर साल पढ़ते हैं। क्लियर? तो आपको संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, ये सारे अपने आप ही याद होंगे, उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
पद भेद के आधार पर हिंदी व्याकरण में 5 भेद इसके बताए गए हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि पहला होता है संज्ञा पद भेद, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा होता है क्रिया और पांचवा होता है अव्यय। अगर आप लोगों को याद हो तो जब आप लोग ने पहले इससे प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा है तो जो शब्द होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नाम दिया जाता है विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन पे लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव पड़ता है, मतलब उनका रूप बदलता जाता है अगर उन पे लिंग वचन या वाक्य में प्रयोग होने पर जिस प्रकार से व्याकरण के नियम होते हैं उसी प्रकार से उसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है लिंग वचन कारक और काल का, तो उन्हीं अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आती हूँ पदबंध पे। इससे पहले यस हम ये वाला कल आपने पढ़ा दिया था शायद से। नहीं, ये मैंने कल पढ़ाया नहीं था। कल मैंने उदिति के क्वेश्चन का आंसर दिया था कि उसने कहा था कि मैम शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वो वाक्य जैसा ही लग रहा है, तो मैंने उसको बताने के लिए कि शब्द पहले पद बनते हैं, पद से पदबंध बनते हैं और तब वाक्य बनता है, ये बताने के लिए मैंने कल ये स्लाइड यूज किया था उदिति के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बट मैंने ये पढ़ाया नहीं था। यस, हु इज रेजिंग हैंड? आई कांट सी। व्हाट डाउट? यस धीर, धीर आपको क्या डाउट है? मैम कुछ नहीं, वो पहले से था। अच्छा, तो अभी आप लोग को यहाँ पे पद भेद समझ में आए? पद भेद क्या होते हैं? देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप लोग इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो याद नहीं होगा। मैं बहुत सिंपल उसमें बताती हूँ। शब्द क्या थे? जैसे कि सपोज कोई भी शब्द आप ले लीजिए, आकाश, चिड़िया, सोहन या अपना नाम, कुछ भी ले लीजिए। वो जब तक स्वतंत्र था उसका एक पर्टिकुलर अर्थ था, तो वो क्या था? शब्द था। उसी शब्द को हमने जब वाक्य में प्रयोग कर दिया तो वो क्या हो गया? पद हो गया, ठीक है। अब क्योंकि जो जो शब्द वाक्य में प्रयोग हुआ वो सारे के सारे पद हो गए। अब पद भेद आप कैसे पहचानेंगे? सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि श्याम सोता है, तो श्याम क्या है? किसी का नाम है, तो वो क्या हो गया? संज्ञा पद हो गया, ठीक है। सोना, सोने की क्रिया क्या हो गई? क्रिया है, क्योंकि वो किसी काम का होना या करना बता रहा है। तो सोना जो पर्टिकुलर चीज है वो क्या हो गई? क्रियापद हो गया, क्योंकि वो क्रिया शब्द है। आप लोग को समझ में आया मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। समझ में आ रहा है? देखिए जब कोई शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो वो पद कहलाता है। इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको पद भेद बताया। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, हाँ, सीता गाना गाती है, तो यहाँ पे सीता क्या है? किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा पद हो गया। गाने की क्रिया क्या हो गई? ये गाने की क्रिया है, किसी काम का करना या होना बताया जा रहा है, तो ये क्रियापद हो गया। अब सपोज मैं इसको बोल दूं कि सीता बहुत सुंदर गाना गाती है, तो सुंदर शब्द आ गया, तो सुंदर शब्द ने क्या किया? गाने की विशेषता को बता दिया। तो पर्टिकुलर जो सुंदर शब्द है उसने विशेषता को बताया, इसलिए वो विशेषण पदबंध पद हो गया। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आया कि बहुत सिंपल है ये ग्रामर। अभी आप लोग को पद भेद समझ में आ रहा है? मैं पद भेद क्यों बता रही थी? यस अथर्व? मैम बाय मिस्टेक मैम, सॉरी। इट्स ओके। तो अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि शब्द जब पद में प्रयोग हुआ तो वो क्या हो गया? वाक्य में प्रयोग हुआ तो वो पद का रूप ले लेता। अब वो पद कौन सा है ये बताने के लिए हमने पद भेद पढ़े। तो बहुत सिंपल है, ये क्रियापद है, ये वाला संज्ञा पद है। आकाश में चिड़िया उड़ती है, आकाश जो है वो भी संज्ञा की तरह आता है, तो ये संज्ञा पद हो गया। चिड़िया भी संज्ञा पद हो गया। उड़ने की प्रक्रिया जो है वो क्रिया है, इसलिए यह क्रियापद हो गया।
में जो है वो कारक चिन्ह है। समझ में आ रहा है? तो ये वाक्य के सारे अंग ही हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो अभी आपको मेरे ख्याल से पद क्लियर हो गया होगा और पद भेद समझ में आ गया है अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक शायद मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी और पूरे साल आपके एग्जाम में ये टॉपिक आएगा। सबको क्लियर है? शब्द मैम पद भेद में वो 5 टाइप्स आएंगे ना? हाँ बेटा, 5 टाइप्स आएंगे। तो कैसे पहचानोगे? अगर तुम किसी वाक्य को देखते हो तो उसमें किसी का नाम है तो वो संज्ञा शब्द है, अगर वो संज्ञा शब्द है तो मतलब वो संज्ञा पद है। ठीक है, वो बस देखना है कि उसमें क्या प्रयोग हो रहा है। बस दैट्स इट, बहुत सिंपल है। सीता जो है वो क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हो गया तो इसको हम पद बोल रहे हैं। अब क्योंकि ये संज्ञा शब्द था, अब वाक्य में प्रयोग होने पर ये पद में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये संज्ञा पद हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को अभी कोई डाउट है कि पद कैसे पहचानेंगे? नहीं मैम। तो मैं और उदाहरण इसके दूं। क्लियर है ना पद? अभी आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर आप संज्ञा शब्द को पहचान सकते हैं, किसी भी शब्द को पहचान सकते हैं कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो जब आप उस शब्द को पहचान सकते हैं तो वही शब्द पद है, तो वही सेम चीज हो जाएगा। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, विशेषण पद और अव्यय पद। यहाँ पे हम क्रिया विशेषण पद नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ जी मैम। क्योंकि ये टॉपिक पे मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, Yes, चलिए फिर ma'am. मैं पदबंध पे चलती हूँ। पदबंध देखिए क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। हमने शब्द पढ़ा, शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया गया तो वो पद बन गए। अब हम अगर उसी बात को थोड़ा बढ़ा कर कह दें तो वो क्या हो गया? पदबंध हो गया। अनेक पदों के योग से बने वाक्यांश को पदबंध कहते हैं। वाक्यांश मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, वाक्य नहीं लिखा है। वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य का एक हिस्सा, ठीक है, पूरा वाक्य नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको वाक्यांश लिखा। वाक्य जमा अंश, उसका हिस्सा, पूरा वाक्य नहीं। तो अनेक पदों के योग से बने वाक्यांश को क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। चलिए अब मैं इसका उदाहरण पहले आपको समझाती हूँ। मोहन सामने वाले मैदान में खेलेगा। यहाँ पे ये मैंने वाक्य लिया। अगर मैं इस वाक्य को इस तरीके से प्रयोग करूं, मोहन मैदान में खेलेगा, तो मैदान क्या है? संज्ञा है, संज्ञा पद है। मोहन मैदान में खेलेगा। अब इसी मैदान को, इसका डायरेक्शन बताते हुए मैंने बोला है कि मोहन सामने वाले मैदान में खेलेगा। तो मैदान के बारे में बता रहा है, वो मैदान कहाँ है? सामने है, सामने वाले मैदान में खेलेगा। तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। यहाँ पे मैदान के बारे में बात की गई है, वो मैदान किधर है इसके बारे में बताते हुए बात की गई है, इसलिए यहाँ पे ये संज्ञा पदबंध है। इस वाक्य को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि मोहन मैदान में खेलेगा। इसको इस तरीके से न लिखकर इस तरीके से लिखा गया कि मोहन सामने वाले मैदान में खेलेगा। तो मैदान जो शब्द है वो शीर्ष पदबंध हो गया, और सामने वाला जो शब्द है वो केवल पदबंध हो गया। क्योंकि मैदान जो है, अगर हम मैदान शब्द का प्रयोग नहीं करें तो सामने वाले का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई उसका यूज नहीं रह जाएगा। ये अगर हम बोले मोहन सामने वाले में खेलेगा, तो यहाँ पे वाक्य का अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि मोहन मैदान में खेलेगा, तो यहाँ पे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मोहन की बात की जा रही है और वो मैदान में खेलेगा। इसलिए मैदान शब्द जो होगा वो शीर्ष पदबंध होगा, और सामने वाला जो होगा वो केवल पदबंध होगा। ठीक है, तो ये संज्ञा पदबंध का प्रयोग हुआ है। मतलब किसी बात को शॉर्ट में ना कहकर थोड़ा बढ़ाकर कहना, जो बढ़ाकर जो हिस्सा वाक्य का लिया गया है वो पदबंध हो जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। बराबर वाले कमरे में रहने वाला आदमी छत से गिर पड़ा। यहाँ पे आदमी छत से गिर पड़ा।
अब वो आदमी कौन था उसके बारे में बताया गया है, बराबर वाले कमरे में रहने वाला आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी जो है वो शीर्ष पदबंध होगा, बराबर वाले कमरे में रहने वाला यहाँ पे पदबंध होगा। यस गौहर? मैम इसमें मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होगी। हाँ, किसी बात को शॉर्ट में ना कहकर थोड़ा बढ़ा कर कहा गया तो वो पदबंध बन जाता है। ठीक है मैम। हाँ, अभी आपको क्लियर होगा। मैं और भी उदाहरण ले रही हूँ यहाँ पे। पद तथा पदबंध में अंतर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, मैंने यहाँ पदबंध गलती से टाइप हो गया है। पद तथा पदबंध में अंतर देख लेते हैं। जब वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का काम कोई शब्द अकेला करता है तो उसको हम पद कहते हैं। जैसे उदाहरण ले, मोहन मैदान में खेलेगा, तो मैदान में खेलने की प्रक्रिया होनी है, तो मैदान क्या हो गया? संज्ञा, पद हो गया। परंतु जब वही कार्य एक से अधिक पद मिलकर करते हैं तो उसको हम पदबंध कहते हैं। मोहन सामने वाले मैदान में खेलेगा। यहाँ पे एक उदाहरण और ले लेते हैं। मोहन सोता है, यहाँ पे सोने की क्रिया हो रही है। मोहन संज्ञा पद है, सोना क्रियापद है। सोहन का भाई मोहन सोता है, तो यहाँ पे मोहन कौन है? सोहन का भाई है। तो यहाँ पे चीज वही बता रहा है, सोने की क्रिया हो रही है, मोहन सो रहा है, लेकिन यही कार्य जो है एक से अधिक पद मिलकर कर रहे हैं। सोहन का भाई मोहन, 4 शब्द आ रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात ये पद है। तो यहाँ पे एक से अधिक पद मिलकर ये काम कर रहे हैं, इसलिए सोहन का भाई मोहन सोता है, यहाँ पे यह पदबंध है। और यहाँ पे मोहन सोता है, मोहन जो है वो पद है। अब आप लोग को क्लियर हुआ पद क्या है, पदबंध क्या है? यस मैम। क्लियर है? ठीक है, तो मतलब क्या ये एग्जांपल हो सकता है? हम जैसे पद ये होगा धीर कुर्सी पे बैठा है, और फिर पदबंध ये होगा धीर ऊंची कुर्सी पे बैठा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। कुर्सी टूट गई। कुर्सी मत तोड़िए, वो बिल्कुल करेक्ट है। आपने जो एग्जाम्पल दिया कि कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, और ऊंची कुर्सी पर बैठा है, वहां पे कुर्सी की विशेषता बताते हुए प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल सही है, वहां पे पदबंध का प्रयोग हुआ है। तो मतलब आप लोग को क्लियर हो गया पद क्या है और पदबंध क्या है। चलिए अब आते हैं पदबंध के भेद। पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। जैसे पद भेद होते हैं उसी तरीके से पदबंध के भी भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। यस, मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट है? हाँ नहीं मैम। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग को पदबंध समझ में आ गया। जब एक से अधिक पद मिलकर वही कार्य करते हैं जो एक पद करता है, उसको हम पदबंध कहते हैं। अब पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। संज्ञा पदबंध पे आते हैं। सबसे पहले वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है उसको हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि किसी और अन्य पद पर भी आश्रित हो तो उसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वाक्य में जो संज्ञा शब्द आ रहा है वो संज्ञा पद है। अब अगर उसी संज्ञा पद को 2 या 4 वाक्य मिलकर उसी बात को कहते हैं तो वहां पे वो संज्ञा पदबंध हो जाता है। यहाँ पे मैं उदाहरण लेती हूँ, मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। यहाँ पे मजदूर, ठीक है। अब इसी बात को मैं 3 पदों के माध्यम से कहूँ, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो यहाँ पे 4 ताकतवर मजदूर क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया, क्योंकि मजदूर के बारे में बात हो रही है। वो कैसे हैं? 4 ताकतवर मजदूर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मजदूर, अगर मैं इस वाक्य को बोलती कि मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो यहाँ पे मजदूर जो है संज्ञा पद की तरह काम कर रहा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 ताकतवर मजदूर लिखा गया है
तो ये सभी जो है संज्ञा पदबंध की तरह काम कर रहे हैं। विशेषता जो है वो मजदूर की ही बताई जा रही है। यहाँ पे संज्ञा पदबंध है। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अगर मैं इसको बोलूं राम ने रावण को मार गिराया तो गलत नहीं है, रावण किसी का नाम है, संज्ञा पद है। लेकिन अभी रावण कौन है उसके बारे में और विस्तृत जानकारी देते हुए बता रहा है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। विस्तृत मैंने बोला, विस्तृत मतलब आप लोग को समझ में आया? ऐसा तो नहीं है जो हिंदी में यूज कर रही हूँ वो आप लोग को समझ में ही ना आ रही हो। विस्तृत मतलब होता है उसके बारे में और अधिक नॉलेज या जानकारी। ठीक है, तो लंका के राजा रावण, यहाँ पे ये संज्ञा पदबंध है क्योंकि रावण के बारे में जानकारी दी जा रही है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पे दशरथ संज्ञा पद है। लेकिन जब हम दशरथ के बारे में जानकारी देते हुए इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे ये संज्ञा पदबंध की तरह काम कर रहा है। देखिए मैंने इन वाक्यों में हाईलाइट किया है उन शब्दों को जो पदबंध की तरह काम कर रहे हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो यहाँ पे गुब्बारा कहाँ था? आसमान में उड़ रहा था। तो यहाँ पे गुब्बारे के बारे में बताते हुए वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए आसमान में उड़ता गुब्बारा संज्ञा पदबंध की तरह प्रयोग हुआ है। तो आई थिंक आप लोग को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। संज्ञा पदबंध समझ में आ गया? यस मैम। जैसे संज्ञा शब्द काम करता है उसी तरीके से संज्ञा पद काम करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं कि आप किसी का नाम हो, एक नाम घर का है और एक नाम बाहर का है, बुलाया तो हमने एक ही पर्सन को बुलाया ना, चाहे हम अलग अलग नाम प्रयोग करें। तो सेम चीज है, अगर हम संज्ञा शब्द बोलते हैं, संज्ञा पद बोलते हैं, मतलब एक ही चीज के 2 नाम हो गए। ठीक है, चाहे आप उसको संज्ञा शब्द बोलिए और चाहे उसको संज्ञा पद बोलिए। पद हम कब बोलते हैं? जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। पदबंध कब हो गया? जब हमने उसकी जानकारी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, लेकिन बात हम संज्ञा पद की ही कह रहे हैं, तो वो संज्ञा पदबंध हो गया। अब आते हैं विशेषण पदबंध पे। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा में बता रही हूँ। जैसे जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पे वह शब्दों का समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाए उसको हम विशेषण पदबंध कहते हैं। गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। यहाँ पे गाड़ी की विशेषता बता रहा है, गाड़ी कैसी है? तेज चलने वाली। तो तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। तो यहाँ पे तेज चलना गाड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे यह विशेषण पदबंध हुआ। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो वो आदमी कहाँ बैठा हुआ है? कमरे के अंदर उसकी लोकेशन को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे विशेषण पदबंध होगा। उस घर के कोने में बैठा हुआ। ठीक है, आदमी कहाँ बैठा हुआ है? घर के कोने में। तो यहाँ पे क्योंकि कमरे में उसका डायरेक्शन बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये विशेषण पदबंध होगा। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। घोड़े की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे, और यह एक शब्द में अगर विशेषता बताता उसका घोड़ा सुंदर है, तो वहां पे विशेषण पद होता, एक ही शब्द काम कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, इसलिए यहाँ पे विशेषण पदबंध होगा। क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताने का काम 3 से 4 पद कर रहे हैं। बरगद और पीपल की घनी छांव हमें बहुत सुख देती है। तो यहाँ बरगद और पीपल की छांव के बारे में बात की जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। 2 शब्दों में इसका, 2 पदों में इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये विशेषण पदबंध है। सर्वनाम पदबंध, वह पदबंध जो किसी भी वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे उसको हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने
बालक को डूबने से बचा लिया। तो यहाँ पर आपने जो है वो सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ ये सर्वनाम पद है, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में ये सारे पद मिलकर सर्वनाम पद का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको सर्वनाम पदबंध कहा जा रहा है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। ठीक है, तो जो छात्र जो थे शरारत कर रहे थे, यहाँ पे कुछ शब्द जो है वो सर्वनाम की तरह, सर्वनाम पद की तरह प्रयोग हुआ है। अब वो कुछ कौन है ये बताया जा रहा है कि शरारत करने वाले छात्रों में से। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो वाक्य में जो आपको मैं यहाँ पे बोल्ड शब्द हैं वो क्या है, सर्वनाम पदबंध की तरह काम कर रहे हैं। विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला। कोई यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, कोई मुझे बता सकता है? निश्चय है, अनिश्चय है, संदेह है? अनिश्चय मैम। अनिश्चय। हाँ, तो यहाँ पे ये अनिश्चय सर्वनाम पदबंध की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कोई में बताया गया है कि विरोध करने वाले लोगों में से, इसलिए यहाँ पे यह सर्वनाम पदबंध की तरह कार्य कर रहा है। ये सतरु त्रिपाठी मैम बाय मिस्टेक भी तुम लोग हैंड रेस करते हो। फिर है क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो क्रियापदों के माध्यम से किसी भी वाक्य में क्रिया की विशेषता को, क्रिया को बताता हो या क्रिया शब्दों को बताता हो, उसको क्रिया पदबंध कहते हैं। वह बाजार की ओर आया होगा, तो आने की क्रिया है, दो शब्दों के माध्यम से कही गई है, इसलिए यहाँ पे क्रिया पदबंध होगा। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। दिखाई जो है वो क्रियापद है, यहाँ पे 4 पदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। सुरेश नदी में डूब गया। अब दरवाजा खोला जा सकता है, तो खोलना क्या हुआ, क्रिया हुआ। खोला जा सकता है यहाँ पे क्रिया पदबंध की तरह प्रयुक्त हुआ है। अव्यय पदबंध। ऐसे पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करें, अव्यय पदबंध कहलाता है। अव्यय मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा शब्द आता है जो अव्यय की तरह प्रयोग हो रहा है किसी भी वाक्य में, वो अव्यय पदबंध कहलाता है। अपने सामान के साथ वह चला गया। यहाँ पे के साथ आ रहा है, समुच्चय बोधक है। सामान के साथ चला गया, इसलिए यह अव्यय पदबंध है। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसलिए यह यहाँ पे अव्यय पदबंध है। आई थिंक आप लोग को यहाँ पे अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या आपका टॉपिक आज खत्म हो गया है? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? मैं इन शॉर्ट में आप लोग को एक बार और समझा देती हूँ कि देखिए, जब कोई शब्द है, शब्द वो कब तक शब्द है, जब तक वो किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो रहा। ठीक है, और जैसे ही उस शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, पद हो जाता है। ठीक है, सपोज जैसे मेरा नाम प्रियंका है, तो प्रियंका जो है मैं शब्द के रूप में हूँ। ठीक है, मैंने अपना सरनेम लगाया त्रिपाठी, तो उससे क्या हो गया, मैं एक फैमिली से बिलोंग कर गई, एक वाक्य से बिलोंग कर गई। तो यहाँ पे प्रियंका त्रिपाठी क्या हो गया, पद हो गया। प्रियंका जो था वो क्या हो गया, शब्द हो गया। चीज वही है, बस उसका नाम बदल गया। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम वाक्य में पद प्रयोग करते हैं, तो जैसे सीता सोती है, तो सीता शब्द जो है वो संज्ञा है, आप जानते हैं। केवल शब्द का नाम बदल के पद हो गया, इसलिए वो संज्ञा पद हो गया। ठीक है, अब मेरी सहेली सीता सोती है, तो सीता के बारे में जानकारी देते हुए जब हमने इस वाक्य को प्रयोग किया, तो ये मेरी सहेली सीता क्या हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। तो चीज वही है कि शब्द था, शब्द को ही वाक्य में प्रयोग किया गया, तो वो पद हो गया। अब जिस तरीके से हम शब्दों को पहचानते थे कि ये क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है, उसी प्रकार से हम पद में पहचानेंगे कि ये संज्ञा पद है, विशेषण पद है, क्रिया पद है या क्रिया विशेषण पद है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। फिर पदबंध। पदबंध में क्या होता है, जब हम किसी भी बात को एक शब्द ना करके 3 या 4 शब्दों का समूह करता है, तो उसको हम पदबंध कहते हैं।
लेकिन चीज वही है फिर से कि संज्ञा शब्द संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है और विशेषण पदबंध है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि शब्द पद, पदभेद और पदबंध क्या है। सबको क्लियर है? हाँ मैम। अभी कोई डाउट है आप लोग को? आज इसका वर्कशीट आएगा आपके वेबजिनी पे और इसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एक बार पढ़ के। अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर सकती हूँ। आज वर्कशीट आपको मिलेगी। वर्कशीट में आपको सेंटेंस दिए गए होंगे, उसमें आपको पहचानना होगा पद क्या है, पदबंध क्या है और शब्द क्या है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्द क्या होते हैं, पद क्या होता है, शब्द पद में अंतर क्या होता है, पदबंध क्या होता है, पद तथा पदबंध में क्या अंतर होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या दिया जाता है कि वाक्य दिए जाते हैं और उसमें पहचानना होता है पद क्या है, शब्द क्या है और पदबंध क्या है और कौन सा है, उसका नाम लिखते हुए हमको बताना होता है। आज ये टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक संचयन बुक के पहले चैप्टर गिल्लू के साथ मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.